दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे औद्योगिक विकास पे। हालिया आर्थिक सुधार और 1991 के बाद भारत के औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ 1991 के बाद भारत की औद्योगिक ढांचा की प्रवृत्ति और हालिया आर्थिक सुधार का क्या महत्व है, अथवा वैश्वीकरण का भारतीय उद्योग जगत पर क्या असर पड़ा है, हम उसको भी देखेंगे। दोस्तों अगर 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कीजिए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 180 पीडीएफ रटिए, आपका फाइनल होगा। देखिए रटना पड़ेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, रटना पड़ेगा। इतना आसानी से एसटीएम डीएसपी नहीं है। जो लोग भी बने हैं सब रटे हैं। लोग बोलता है ना कि कंसेप्ट डेवलप करो, कुछ नहीं है, कुछ चीजें रटना ही पड़ेगा। यह याद रखिए, अगर फाइनल करना है तो रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। चलिए अब हम आगे से चर्चा करते हैं। औद्योगिकरण और औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। औद्योगिकरण का आशय है राष्ट्रीय उत्पाद और निवेश की ढांचे में उद्योग की बहुलता से है। औद्योगिकरण का आशय, औद्योगिकरण किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा औद्योगिकरण क्या है, तो औद्योगिकरण का आशय राष्ट्रीय उत्पाद और निवेश के ढांचे में उद्योगों की बहुलता से है। औद्योगिक विकास से रोजगार सृजन, वस्तुओं सेवाओं की उत्पादन और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है। अर्थव्यवस्था का आकार औद्योगिकरण जब होता है तो उससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है, वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ता है। भारत सरकार बार बार बोलती है ना कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था 47 तक बनाना है। तो विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था 47 तक बनाना है, इसके लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना होगा। जब तक औद्योगिक विकास को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक अर्थव्यवस्था का आकार विश्व में नंबर 1 नहीं होगा। विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो औद्योगिक विकास पे आपको जोर देना होगा। तो कहने का अर्थ है, भूमिका में लिखिएगा, औद्योगिकरण औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। औद्योगिकरण का आशय है राष्ट्रीय उत्पाद और निवेश के ढांचे में उद्योग की बहुलता से। औद्योगिक विकास से रोजगार सृजन, वस्तु सेवा के उत्पादन के द्वारा अर्थव्यवस्था का आकार साइज बढ़ता है। लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा। अब औद्योगिक विकास का क्या महत्व है यह देखना है। सबसे पहला जीडीपी में योगदान करता है, सकल घरेलू उत्पाद में जो है योगदान करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अभी औद्योगिक क्षेत्रों का योगदान जो है 31% है। औद्योगिक क्षेत्र पूंजी निर्माण में योगदान करता है, देश के पूंजी निर्माण में योगदान करता है। 19-20 के में कुल सकल अचल पूंजी निर्माण में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 30.1% रहा है। डाटा ओल्ड है, 19-20 का है, इसके बाद का डाटा मिल नहीं रहा है। दरअसल इस सरकार में क्या है कि सरकार में एक बड़ी कमी है कि जो महत्वपूर्ण डाटा है वो आपको मिलेगा ही नहीं जल्दी। पूरा आर्थिक सर्वे खोज लीजिएगा ना तो आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा। 14 से पहले का आर्थिक सर्वे ज़्यादा कारगर था, हम तो पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस सरकार में डाटा में बहुत हेर फेर की जा रही है और इसीलिए जो है जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं उन लोगों को डाटा में जो है बड़ा मशक्कत करना पड़ता है। एग्जैक्ट डाटा पूरे आर्थिक सर्वे देख लीजिएगा तो आपको मिलेगा नहीं। तो यह स्थिति है। एफडीआई का स्रोत है। देखिए औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है कि एफडीआई को आकर्षित करता है, सब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पूंजी को आकर्षित लाता है देश में। जहां अब मान लीजिए भारत में जो विदेशी पूंजी आता है, कहाँ किस क्षेत्र में आता है? औद्योगिक क्षेत्रों में आता है। औद्योगिक क्षेत्रों में है तो औद्योगिक क्षेत्र विदेशी पूंजी का जो है स्रोत है, बाहर से या घरेलू पूंजी का भी स्रोत है। बैंकिंग ऋण का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र करता है कि बैंकों का ऋण का उपयोग करता है। जो बैंक होता है वह एक व्यापारिक संस्था है। बैंक क्या करती है? ऋण जमा और ऋण के माध्यम से कारोबार करती है।
घरेलू क्षेत्र से जमा स्वीकार करती है और व्यापारिक क्षेत्रों को, औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण देती है। तो अगर औद्योगिक क्षेत्र नहीं होगा तो बैंक क्या व्यापार नहीं कर पाएगी। बैंक ही तो औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण देता है। बैंक केवल जमा स्वीकार नहीं करती है, बैंक ऋण भी देती है। ऋण किसको देती है? औद्योगिक क्षेत्रों को, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण की मांग अधिक होती है। देखेंगे बैंकिंग ऋण का उपयोग 2021 में 26% औद्योगिक क्षेत्र कर रहा था। निर्यात में योगदान, देखिए औद्योगिक क्षेत्र निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करता है। अगर आप देखेंगे भारत में 48% से अधिक निर्यात औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा ही किया जाता है। और रोजगार सृजन, भारत में अभी भी 12.1 करोड़ लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है। कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार का स्रोत औद्योगिक क्षेत्र होता है, लेकिन यह कंडीशन है, कृषि में रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र के रोजगार में अंतर है। औद्योगिक क्षेत्र के जो रोजगार होता है उसमें उत्पादकता अधिक होती है, यानी उसमें अधिक उच्च वेतन होते हैं। कृषि क्षेत्र की तुलना में वेतन में कई गुना का अंतर होता है। तो निर्यात में उसके बाद जो है औद्योगिक क्षेत्र किससे क्या होता है कि नगरीकरण, शहरीकरण का प्रोत्साहन होता है। जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होगा वहाँ घनी बस्ती बसेगी, बुनियादी ढांचा के विकास होगा, लाइट होगा, पेयजल होगा, जल निकासी की व्यवस्था होगी, घनी जनसंख्या हो जाएगी, दुकान अलग अलग जगह जगह दुकान खुल जाएंगे। इससे नगरीकरण, शहरीकरण को बढ़ावा मिलने लगता है और उस क्षेत्र के लोग जो है ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने लगते हैं। औद्योगिकरण से पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है। 1991 से पहले भारत सरकार की नीति थी कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए औद्योगिक रेखा स्थापित कर दिया जाए। जमशेदपुर पिछड़ा क्षेत्र था, औद्योगिकरण होने से टाटा नगर बन गया है। राउरकेला औद्योगिकरण होने से क्या हो गया है? विकास हो गया है। दुर्गापुर, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई या उड़ीसा में कुछ क्षेत्रों का बहुत विकास हुआ है औद्योगिकरण के कारण। तो औद्योगिकरण से पीछे क्षेत्रों का विकास होता है। अब पीछे क्षेत्रों का विकास देखिएगा, अब मधेपुरा में रेल कोच फैक्ट्री है, उसका विकास हो गया है। हाजी हाँ, विकास हो गया है। तो औद्योगिकरण से कैसे विकास होता है? औद्योगिकरण जब होगा तो बुनियादी ढांचा का विकास होगा, तो उस क्षेत्र में जो है सड़क, पुल, पुलिया बेहतर तरीके से बन जाएगा। उसके बाद लोगों को रोजगार मिलने लगता है, लोगों की आय बढ़ने लगती है। पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को अगर आय बढ़ेगा, अगर पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक कारखाना स्थापित करेंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, ऑटोमेटिक उनकी पिछड़ेपन दूर होगी। उसके बाद वाणिज्य व्यापार का विकास हो जाएगा, जगह जगह दुकान खुल जाएंगे, कारोबार का बढ़ावा मिल जाता है। नगरीकरण बढ़ने लगता है, नगरीकरण होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने लगेगा, शिक्षा का विस्तार होने लगेगा, ऑटोमेटिक पिछड़ेपन दूर होगा। कनेक्टिविटी का विस्तार होने, सड़क, पुल, पुलिया, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का विकास होने लगता है। बैंकिंग, दूरसंचार बैंक खुल जाता है, मोबाइल के टावर लग जाता है। तो उन क्षेत्रों का विकास होने लगता है एक औद्योगिकरण से। बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि औद्योगिकरण का स्तर निम्न है। औद्योगिकरण से गरीबी भी कमी आती है। गरीबी में कैसे कमी आती है? एक तो सबसे पहले रोजगार, चूंकि औद्योगिक क्षेत्र क्या करता है? रोजगार पैदा करता है। औद्योगिक क्षेत्रों का प्रोडक्ट क्या है? रोजगार भी है, वस्तु सेवा के अलावा प्रोडक्ट रोजगार भी है। तो रोजगार के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र रोजगार पैदा करता है, उत्पादन करता है। रोजगार से लोगों की आय बढ़ती है तो गरीबी दूर होगी। दूसरा, सरकार को औद्योगिक वस्तु से टैक्स की प्राप्ति होती है। जो जीएसटी देख रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देख रहे हैं, इनकम टैक्स देते हैं, ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त होती है। सरकार इस टैक्स से जो पैसा प्राप्त होता है, टैक्स से जो राशि प्राप्त होता है, उस राशि को हम गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर खर्च करते हैं। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, खाद्य सुरक्षा पे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 वर्षों तक 5 किलो अनाज निःशुल्क 82 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे। 80 दशमलव कुछ करोड़ है, देश के 67% आबादी को दिए जाएंगे। तो कहाँ से आएगा पैसा? औद्योगिक क्षेत्रों से। टैक्स से जो पैसा आएगा उसी से
दूसरा है औद्योगिकरण से वस्तु सेवाओं की उपलब्धता बढ़ती है। अब औद्योगिकरण होगा तो साबुन की, कपड़ा का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, सीमेंट का, छड़ का, ईंट का उपलब्धता बढ़ता है। तो गरीब गरीब लोग जो है घर बनाएंगे सीमेंट से, छड़ से, साबुन लगाएंगे, कपड़ा अच्छा पहनेंगे, जूता पहनेंगे, इससे उनकी गरीबी दूर होगी, रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। आपको पैसा दे दिया जाए और साबुन नहीं देंगे, सरफ नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, मोटरसाइकिल नहीं देंगे, साइकिल नहीं देंगे, तो कैसे होगा? गरीबी दूर होगा। शिक्षा की सुविधा नहीं देंगे, स्वास्थ्य सुविधा नहीं देंगे, कैसे होगा? तो औद्योगिकरण से ही इसका उपलब्धता बढ़ती है, ऐसे गरीबी दूर होती है। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में देखेंगे उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर, कृषि मशीनरीकरण, ये सब कहाँ से आता है? औद्योगिक क्षेत्र से आता है। तो कृषि का भी विकास होता है। तो ये जो है औद्योगिक क्षेत्र का महत्व है। अब देखिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, विनिर्माण को बढ़ावा देने, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने, ऑब्लिक हालिया आर्थिक सुधार, इसमें से कोई भी हेडिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रकार के प्रश्न आएगा तो कॉमन आंसर होगा। 5 प्रकार का प्रश्न रहेगा, कॉमन आंसर रहेगा यही। अब मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, विनिर्माण को बढ़ावा देने, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए या हालिया आर्थिक सुधार के लिए भारत सरकार का क्या प्रयास है, अब देखेंगे। या 2014 के बाद के सुधार, श्रम सुधार, देश के 14 श्रम कानून, 44 श्रम कानूनों को मिलाकर 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम कानूनों में समाहित किया गया है। 4 श्रम कानूनों में जो है समाहित किया गया है। वेतन संबंधी संहिता 2019, औद्योगिक श्रम संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, उपजीविका सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यदशा संहिता 2020। ये सभी श्रम सुधार जो किए गए हैं उद्योग और श्रमिकों के बीच जो है श्रम बाजार के बीच तालमेल और सामंजस्य बढ़ाने के लिए ये श्रम सुधार किए गए हैं। एक लाइन में लिखना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो बहुत कम आपके पास बहुत सारा शब्द रहता है, तो कम लिखना है। कर सुधार किए गए हैं और सबसे बड़ा कर सुधार में जीएसटी लाया गया है, जो 17 में लागू की गई है। 17 प्रकार के राज्य और केंद्र के करों को समाहित करके जीएसटी लागू की गई है। इसका उद्देश्य है एक कर, एक बाजार, एक देश। जीएसटी के 4 ढांचा है। जीएसटी के 4 देखेंगे। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी जो केंद्र विभिन्न राज्यों के बीच लगाए जाते हैं। एक सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। एक स्टेट जीएसटी जो राज्य के अंदर लगाया जाता है। एक यूटी जीएसटी का अगर कर स्लैब देखेंगे तो 5 है, 0, 5, 12, 18, 28। जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है। यह जो है जीएसटी दरों को जो है संशोधित करता है, दरों का निर्धारण करता है। इसमें राज्यों का बहुमत है, 2/3 जो है मताधिकार जो है राज्यों को दिया गया, 1/3 केंद्र को है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद जो सरकार के कर राजस्व में काफ़ी वृद्धि हो गई है। कर स्लैब जो है कर आधार बढ़कर सीधे दुगुना हो गया है, 1.40 करोड़ से अधिक हो गया है। और राजस्व में जो है सरकार की जो कर राजस्व है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर राजस्व में प्रति वर्ष 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा रही है। उसके बाद प्रत्यक्ष कर के सुधार की दिशा में कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं, तकनीकी सुधार किए गए हैं। जैसे ईमानदार का समान प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई है। इसके 3 घटक है, फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील, टैक्स चार्टर। तो इससे जो है क्या है कि करदाता कर आधारित अधिकारियों के बीच जो है जो भौतिक संपर्क था उसको समाप्त कर दिया गया है। कर अधिकारी करदाता दोनों को कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं टैक्स चार्टर के तहत। साथ ही साथ फेसलेस अपील, बिना कर अधिकारी के कर ऑफिस में कर टैक्स कार्यालय में जाए बिना भी जो है आप डायरेक्ट ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। तो पारदर्शी जो है
विवाद से विश्वास अधिनियम लागू विवाद से विश्वास जो है योजना लाया गया है। बैंकिंग सुधार के तहत देखेंगे हाल में कई बैंक ऑफ बड़ौदा में कई छोटे छोटे बैंकों को शामिल किया गया है। बड़े बड़े बैंकों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ समय पहले स्टेट बैंक के अनुषंगिक इकाइयों को स्टेट बैंक में शामिल कर दिया गया था। तो बैंकिंग सुधार के तहत बैंकों का एकीकरण किया जा रहा है। बैंक की बड़े बैंकों का निर्माण किया जा रहा है। बैंकों में पूंजी बढ़ाने के लिए इंद्रधनुष योजना लाई गई थी। तो यह स्थिति है। उसके बाद जो है व्यापार सुधार के लिए देखेंगे, कारोबार सुधार के लिए व्यापारिक अवरोधों को दूर किया जा रहा है। सिंगल उसके बाद अभी कानून जो है आईपीसी कानून में बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गई है। एक ही जगह सारी तरह की मंजूरी के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गई है। विभिन्न प्रकार की मंजूरी जो है ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आशय है किसी विदेशी कंपनी द्वारा देशी कंपनी के भूमि प्रौद्योगिकी में निवेश करने से है। विदेशी कंपनी एफडीआई के तहत देशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करती है, संयुक्त उद्यम स्थापित करती है। हाल में क्या किया गया है कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी दी गई है, 74% मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान में क्या है कि नकारात्मक मदों को छोड़कर सारे क्षेत्रों में 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई है। हालांकि एफडीआई के भारत में लाने के 2 रास्ते हैं, एक दिल्ली रूट, एक मुंबई रूट। तो यह स्थिति है। ऊर्जा क्षेत्र में देश में घरेलू तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई हाइड्रोकार्बन उत्खनन नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत जो है अगर कोई कंपनी तेल का खोज करता है तो उसको राजस्व निर्धारण करने के लिए, और गैस खोज करता है, तेल की खोज करना है, एक ही लाइसेंस में वो तीनों काम कर सकता है। हर तरह की जो हाइड्रोकार्बन की आविष्कार खोज कर सकता है। पहले क्या था कि तेल का अगर खोज करना है तो उसके लिए अलग लाइसेंस लेना होगा, गैस की खोज करना है तो उसके लिए अलग लाइसेंस लेना होगा। लेकिन अब क्या किया गया है कि सभी प्रकार के ईंधनों की खोज के लिए एक ही लाइसेंस में जो है की जरूरत होती है। साथ ही साथ अगर कोई खोज कर रहा है और तेल का उत्पादन होने लगा है तो उसके राजस्व निर्धारण की भी छूट दी गई है। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए एक देश एक गैस ग्रिड की स्थापना की जा रही है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लॉन्च की गई है। कोयला लिंकेज नीति, कोयले की कमी को दूर करने के लिए विद्युत कंपनियों के लिए कोयला लिंकेज नीति लागू की गई है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया लागू की जा रही है ऊर्जा क्षेत्र में। इसके अलावा नीतिगत प्रयास के तहत देखेंगे स्टार्टअप स्टैंडअप इंडिया, राष्ट्रीय निवेश, बुनियादी ढांचा निवेश, स्मार्ट सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ओन डिस्ट्रिक्ट जिलों की विमान क्षमता को दोहन करने के लिए ओन डिस्ट्रिक्ट ओन प्रोडक्ट लागू की गई है। पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, ये सब लागू की गई है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। अब देखेंगे 1991 के बाद औद्योगिक समृद्धि और ढांचा की क्या प्रवृत्ति रही है। तो 1991 के बाद भारत में औद्योगिक ढांचा की प्रवृत्ति को देखने से पहले यह जानना जरूरी है कि 1991 के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या था। 2 प्रकार के कारक हैं। 1991 के बाद का आर्थिक सुधार, 1991 के आर्थिक सुधार, 1991 के बाद आर्थिक सुधार। 24 जुलाई 1991 में भारत जो है नई आर्थिक नीति लॉन्च की थी। इस नई आर्थिक नीति के तहत कई प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जैसे कि लाइसेंसिंग जो है औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता की समाप्ति कर दी गई थी। 1991 से पहले अगर कोई उद्योग स्थापित करना है तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी। लेकिन 1991 के बाद बहुत सारे क्षेत्रों में लाइसेंस लेने की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। दूसरी ओर 1991 से क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की नीति अपनाई गई, यानी सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की, निजीकरण की नीति अपनाई गई है। बेचने की नीति
अपनाई गई है। उसके बाद 1991 में क्या हुआ था, नई आर्थिक नीति 1991, नई आर्थिक नीति 1991, नई औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा आरक्षित उद्योग, पहले बहुत सारे उद्योग सरकार के लिए आरक्षित थे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, लेकिन अब जो है उसमें कमी कर दिया गया है, ज़्यादातर क्षेत्र खोल दिया गया है। आयात निर्यात नीति पर बहुत सारे प्रतिबंध थे 1991 से पहले। 1991 की नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति के द्वारा आयात और निर्यात नीति में जो है उदारीकरण कर दिया गया है, नीति को शुल्क कम कर दिया गया है। जो विभिन्न प्रकार के वस्तु सेवाओं के जो अवरोध था एक देश से दूसरे देशों में, भारत से विदेशों में जाने में, विदेशों से भारत में आने में जो रुकावट होता था उसको कम कर दिया गया है। उसके बाद विदेशी कंपनियों को भारत में आने की छूट दी गई है। भारतीय कंपनी को विदेश में कारोबार करने की अनुमति दे दी गई है और विदेशी पूंजी प्रौद्योगिकी प्राप्ति की अनुमति दी गई है। यानी कोई भी विदेशी पूंजी भारत आता है, टेक्नोलॉजी आता है तो उसकी अनुमति दे दी गई है। लेकिन 1991 से पहले बहुत सीमित स्तर पर था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था था, जहाँ विश्व के देशों के साथ, विश्व बाजार के साथ लेन देन बहुत कम था। और 1991 के बाद क्या क्या सुधार किया गया है जो पहले ही बताए थे आपको। उसके बाद जो है अब देखेंगे जो सुधार किया गया उसका क्या असर पड़ा। तो जो सुधार किया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ गया, इंटीग्रेटेड हो गया। यानी विश्व की किसी दूसरे देश, विश्व में विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर कोई घटना घटित हो रहा है तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगी। मान लीजिए जो है यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है या इजराइल ईरान जो है विवाद है, तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। कहीं भी कोई घटना घट रहा है विश्व में तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। जब असर पड़ेगा तो औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक विकास और औद्योगिक समृद्धि पर उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जुड़ा हुआ है। 1991 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। और जोड़ने के का परिणाम क्या हुआ कि जहाँ कहीं अगर दिक्कत होगा वहाँ असर पड़ेगा ही। मान लीजिए पेन है, जुड़ा हुआ है, यहाँ दिक्कत होगा तो इस यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये स्थिति है। तो औद्योगिक समृद्धि में 1991 के बाद क्या हुआ है कि औद्योगिक समृद्धि में अस्थिरता आई है। अब देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक समृद्धि की वार्षिक वृद्धि दर 7.4 थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 5% हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 6.9% हो गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5.23 हो गया और 22-23 में 5.2% हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि अस्थिरता रही, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। जीडीपी में उद्योग के हिस्से में उतार चढ़ाव। अब 1991 के बाद क्या हुआ है कि वैश्वीकरण के बाद भारत के जीडीपी में क्या हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्रों की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी में उतार चढ़ाव रहा है, कभी बढ़ा है तो कभी घटा है। 1990-91 में 27.7% था भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में, 11-12 में 32.5% हो गया, 21-22 में 31% हो गया। तो उतार चढ़ाव रहा है। 1991 के बाद देखेंगे कि दूरसंचार उद्योग का विकास तेजी से हुआ है। दूरसंचार उद्योग का जिस तरीके से संचार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ उससे दूरसंचार उद्योग का काफी विकास हुआ है। जगह जगह जो टेलीफोन एक्सचेंज लग गया है, जगह जगह देखिए मोबाइल टावर लगा हुआ है, हर व्यक्ति के हाथ में जो है मोबाइल आ गया है। उसके बाद रक्षा, औषधि, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तेजी से विकास हुआ है 1991 के बाद। उसके बाद क्या हुआ, कोर उद्योग। देखिए कोर उद्योगों में 8 उद्योग शामिल किए जाते हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत उद्योग। इनका महत्व जो है 1991 के बाद तेजी से बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इसका भारांक जो है 40% के आसपास है। तो इसका महत्व बढ़ा है। और इसमें भी देखेंगे रिफाइनरी जो है रिफाइनरी उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। 1991 के बाद क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर संचार प्रौद्योगिकी, सड़क, पुल, पुलिया का जो विकास हुआ, इससे निर्माण उद्योग का जो है काफी जो है बढ़ावा मिला है। खनन, उत्खनन, उपभोक्ता वस्तुओं का के महत्व में वृद्धि हुआ है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का, चप्पल, जूता, पंखा, मतलब
इस सब का उत्पादन जो है तेजी से बढ़ा है उपभोक्ता वस्तुओं का। उसके बाद जो है पूंजीगत वस्तु के महत्व, मशीन के निर्माण जो है पूंजीगत वस्तुओं के महत्व में जो है कमी देखी गई है। अब देखिए, आप कहिएगा इस समय डाटा देना है, लेकिन सारा डाटा लिखना इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर डाटा तो मुश्किल से लिख पाते हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं, पीडीएफ में लिखा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के असंतोषजनक, अब हाल में भारत में औद्योगिक क्षेत्रों के असंतोषजनक निष्पादन परफॉर्मेंस के क्या कारण है? तो विदेशी प्रतिस्पर्धा सबसे बड़ा कारण है। जैसा कि आप जानते होंगे 1991 से पहले भारत के औद्योगिक क्षेत्र क्या था? संरक्षित था, प्रोटेक्टेड था, यानी विदेशी उद्योगों से, विदेशी कंपनियों से प्रोटेक्टेड, संरक्षित था, यानी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आ सकती थी, यानी भारत के उद्योगपति ही भारत में उत्पादन करे, भारत में ही बेचे, समझ रहे हैं। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि विदेशी कंपनी को भारत में जो है अपना सामान बेचने के लिए कारखाना लगाने की छूट दे दी गई, अनुमति दे दी गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनी भारत में आ गई है, और आने के बाद क्या हुआ कि वो भारतीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने लगी, क्योंकि विदेशी कंपनी के अथाह पूंजी है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। भारत की जो कंपनी है छोटा कंपनी है विदेशी कंपनी की तुलना में, एमएनसी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि एमएनसी एक देश में कारोबार नहीं करती, वो विश्व के बहुत सारे देशों में कारोबार करती है। उसके पास विस्तृत बाजार होता है, उसके पास व्यापक अनुभव होता है, उसके पास पूंजी होता है, वो लंबे समय तक घाटा सह सकता है। लेकिन भारतीय कंपनी तो क्या प्रोटेक्टेड थी, संरक्षित थी, यानी भारत में ही बनाओ, भारत में ही बेचे, उत्पादन करो और भारत में ही उसको बेचो। इसका परिणाम क्या हुआ कि जब 1991 में जब विदेशी कंपनी को भारत में आने की अनुमति दे दी गई, विदेशी कंपनी के पास पहले ही टेक्नोलॉजी था, पूंजी था, वो लंबे समय तक घाटा सह सकता था, वो भारतीय बाजार में अपने वस्तु को जो है क्या कर दिया, दाम सीधे कम कर दिया, वो वैसे भी उसकी लागत कम होती है। जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय उद्योग विदेशी कंपनी से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गई। आज भी देखेंगे भारत में जितनी भी कंपनी आ रही विदेशी है। टाटा और अडानी तो अब आया है, पहले तो अडानी कहाँ था, अंबानी को छोड़ दीजिएगा तो बाकी कंपनी तो विदेशी कंपनी से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गई है। तो भारत के औद्योगिक उत्पादन में निराशाजनक प्रदर्शन की एक बहुत बड़ा कंपनी है विदेशी प्रतिस्पर्धा, और इसका परिणाम क्या हुआ है कि अब विदेशों से सस्ते वस्तु भारत में मिल जा रहे हैं। गूगल को ले लीजिए या फोन पे ले लीजिए, वही ज़्यादा चल रहा है। भारत में जो कपड़ा बन रहा है ज़्यादातर जो है विदेशी कपड़ा है। अगर कार जो महंगी, एप्पल जो है, अब एप्पल का प्लांट भारत में बैठा है, लेकिन इससे पहले सब तो विदेशी से जो है आता था। तो विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात, भारत में अभी भी आधारिक संरचना में सुधार किया गया है, लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए वो अभी भी कम है। भारत में जो है औद्योगिकरण करने के लिए निवेश की बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत का जो है अभी भी बड़े पैमाने पर गरीबी है, यहाँ बचत दर बहुत कम है, इसलिए औद्योगिकरण करने के लिए जो हमेशा निवेश की जरूरत होती है वो कम होती है, क्योंकि भारत की सरकार का ज़्यादातर पैसा जो है सामाजिक सुरक्षा पर खर्च, सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च होता है गरीबी के कारण, और जिसके कारण निवेश करने पर पैसा ही नहीं रहता है। तो निवेश की चुनौती है। मांग संकुचन, अब देखिए क्या हुआ है कि हाल में कोविड-19 हो, यूक्रेन रूस युद्ध हो, या बीच बीच में इसी तरीके से संकट आते रहता है, जिससे मांग पर असर पड़ता है। मांग कम होगा उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा। कोविड-19 का असर के कारण मांग प्रभावित हुआ था। और नियामकीय मुद्दा में देखिए भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, विभिन्न प्रकार के जो श्रम कानून, इन सब के कारण जो है बैंकों की जो है लोन सेंक्शन में देरी, इन्फ्लेशन, इन सब कारणों के कारण क्या होता है कि जो है भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन जो है कमजोर रहता है।
अब देखेंगे हालिया आर्थिक सुधार का क्या महत्व रहा है। एक सकारात्मक महत्व है। एक सबसे बड़ा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2015 में भारत की रैंकिंग 81 था, जो 2023 में घटकर 40वें स्थान पर हो गया। यानी नवाचार में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी भारत की रैंकिंग में सीधे जो है सुधार देखा गया था। एफडीआई में वृद्धि देखेंगे, 2005 से 14 में भारत में एफडीआई आया था 298 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो 2014 से 23 के बीच जो है 598 बिलियन अमेरिकी डॉलर आया था। यानी एफडीआई में वृद्धि हुआ है। 2014 में भारत 10वीं अर्थव्यवस्था था विश्व में, 2023 में हुआ 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। इस पॉइंट को सबसे ऊपर लिखना है। पेटेंट की संख्या में 2014 से अब तक 8 गुना में वृद्धि हुई है। डिजिटल भुगतान में देखेंगे 17-18 में 2071 करोड़ भुगतान डिजिटल लेन देन हुआ था, 22-23 में बढ़कर 13,462 करोड़ हो गया है। बैंकों का अनुसूचित बैंकों का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2019 में 9,33,779 करोड़ था, जो मार्च 2023 में घटकर 5,71,515 करोड़ हो गया है। यानी इसका असर है कि इस आर्थिक सुधार से जो है क्या हुआ है कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, पेटेंट की संख्या अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार सुगमता बढ़ी हुई है, एफडीआई का प्रभाव बढ़ा है, डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुआ है, बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा हुआ है और अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। यह स्थिति है। अब हम लोग वैश्वीकरण का भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर क्या असर पड़ा है, तो भारतीय वैश्वीकरण का कई सकारात्मक और नकारात्मक असर पड़ा है। अब सकारात्मक में देखेंगे, हम इस चीज को बोल रहे हैं, बाकी हम ग्लोबलाइजेशन स्पेशल पढ़ रहे हैं उसको बताएंगे। अब वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ भारत में सकारात्मक प्रभाव में, एफडीआई के प्रभाव में वृद्धि हुआ है, पहले ही देखे हैं। रक्षा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, अंतरिक्ष उद्योग, कोर उद्योग का महत्व बढ़ा है। रक्षा उद्योग 1 लाख करोड़ पार कर गया है, 1 लाख करोड़ के मूल्य जो है को पार कर गया है। 336% की वृद्धि हुई है हाल के वर्षों में रक्षा उद्योगों में। टिकाऊ वस्तुओं का उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है। अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी का विस्तार बढ़ा है, विदेशी पूंजी आई है वैश्वीकरण के बाद। उसके बाद क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा, नवाचार को बढ़ावा मिला है। लेकिन नकारात्मक क्या है कि औद्योगिक समृद्धि में गिरावट आई है, औद्योगिक समृद्धि में अस्थिरता पैदा हुआ है, अस्थिरता। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पे भारत से रॉयल्टी, विदेशी पूंजियों का प्रभाव बढ़ा है। यहाँ से विदेशी मुद्रा खर्च हुई, चूंकि विदेशी कंपनी आती है तो सेवा शुल्क, मशीनरी शुल्क, इसके रूप में रॉयल्टी, वेतन, ये सब देना पड़ता है, इसका प्रभाव हुआ है। दूसरा है कि विदेशी कंपनी के कारण असमान प्रतिस्पर्धा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, भारतीय उद्यमों के बीच जो है बढ़ा है। तो इन सब से जो है क्या हुआ है कि वैश्वीकरण के कारण जो है एक और भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का आकार बढ़ा है, दूसरी ओर विदेशी कंपनी भारतीय कंपनियों के बीच जो है असमान प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। वैश्वीकरण का विशेष प्रभाव हम ग्लोबलाइजेशन में पढ़ाएंगे, हल्का बताए हैं, उसमें विस्तृत पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि एससी की दृष्टि से बताना जरूरी है। अब फिर हम अगला टॉपिक चर्चा करेंगे।